लिटिल अवनी सबको अपनी तरफ देख बहुत ही ज्यादा खुश थी। लिटिल अवनी ने कायरा को देखते हुए कहा, मोना दीदी को छोड़ो। कायरा भाभी आपको कुणाल भाई के पीछे पीछे जाओ, वरना कोई और चला जाएगा। फिर को सोना को देखकर बोली, और सोना भाभी आप अर्जुन भाई पर कड़ी नजर रखना। पहले वो हमेशा मोना आंटी के पास चुपके से बैग जाते थे, कोई ना कोई बहाना बनाकर। अर्जुन हकलाते हुए बोला, नहीं सोना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ, मुझे उसकी फिक्र थी, इसलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाता था। इतना बोल वो मन में लिटिल अवनी को कोसते हुए बोला, पता नहीं इस शैतान को इस बारे में कैसे पता, ना जाने इसे और क्या क्या पता है। अर्जुन को इग्नोर कर लिटिल अवनी परी से बोली, परी भाभी आप तो अभी भाई को अकेला ही मत छोड़ना, वरना क्या पता कोई उन्हें चुरा के उठा ले जाए। तो इतना कहने के बाद वह मानव को खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। गेट से बाहर निकलते ही वह चिल्लाकर राज से बोली, राज ब्रो चलो, वरना लिटिल अवनी से बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप सब में से कोई भी मोना आंटी के पास गया तो समझ लीजिएगा। वहीं राज घूर कर मोना को देखता है, फिर वह लिटिल अवनी के पीछे पीछे चला जाता है। कायरा भी चली गई। सोना भी अर्जुन को घसीटते हुए वार्ड से बाहर ले आई। अवार्ड में केवल अभी, परी और मोना ही बचे थे। परी अभी के पास जाकर बैठ गई। मोना जैसे ही अभी के पास आने लगी, यह देखकर परी की आंखें छोटी हो गई। उसने झूठी मुस्कान अपने होठों पर सजाकर कहा, मोना जी अभी तो आपको भूख लगी थी, तो क्या अब आपको भूख नहीं लगी है? परी की बात सुनकर मोना की आंखें फिर से चमक उठी। उसने से कहा, हाँ हाँ मुझे अभी भी भूख लगी है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? परी उसके खुशी पर पानी फेरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। परी के मना करते ही मोना का खिला हुआ चेहरा उतर गया। वह अभी के दूसरी साइड बैठ गई। मोना को उदास देखकर अभी उसे खुश करते हुए बोला, मोना तुम चिंता मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें बाहर खाने पर लेकर चलूंगा। अभी की बात सुनकर मोना का चेहरा फिर से खिल उठा। वही अभी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह बात सुनकर परी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। परी इतने गुस्से में थे कि उसे अभी को जान से मारने का मन कर रहा था। उसने गुस्से में अभी की कमर पर चोटी काट ली। आह, मोना से बात करते करते ही अभी अचानक चिल्लाया। उसको अचानक चिल्लाते देख मोना थोड़ा घबराते हुए बोली, अभी डार्लिंग क्या हुआ तुम्हें? अभी कुछ बोलता उससे पहले ही परी बोली, मुझे लगता है अभी को इतनी चोट लगी है तो उसे आराम करने देना चाहिए। ए ना अभी, इतना कहकर वो अभी को आंख दिखाने लगी। अभी परी की तरफ देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, हाँ परी सही कह रही है। परी डेविल स्माइल करते हुए अभी को देखकर मोना से बोली, सो मिस मोना मुझे लगता है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, आपको भी तो आराम की जरूरत होगी। आखिर इतना लंबा सफर तय करके आई है आप मेरे पति से मिलने के लिए। इतना कहने के बाद उसने मोना को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और उसे वार्ड से बाहर निकालकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वही कार में लिटिल अवनी गुस्से से मानव को देख रही थी और मानव एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उसने लिटिल अवनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यह देख लिटिल चिढ़ गई। लिटिल अवनी ने अपना मुंह फुलाए हुए कहा, मुझे पता है आप पक्का उस चुड़ैल मोना आंटी को पसंद करने लगे हैं, इसलिए तो अब आप लिटिल अवनी को इग्नोर कर रहे हो, वरना तो हमेशा बेबी बेबी करते रहते हो। लिटिल अवनी की तरफ देखते ही मानव अपना सर मसलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बीवी को यह नखरे करना किसने सिखाया है। अगर वह इंसान अभी मिल जाता तो मानव पक्का उसे जान से मार देता। लिटिल अवनी फिर से बोली, हब्बी क्या सच में अब आप लिटिल अवनी से प्यार नहीं करते हो? इतना कहकर वो रोने लगी। मानव ने उसे देखकर अपने मन में कहा, सच में लड़कियों के दिमाग में भूसा होता है, इन्हें बस फालतू की चीजें ही सोचना आता है। पर मानव यह सब अपने मन में ही कह सकता था। अगर लिटिल अवनी को भनक भी पड़ जाती है कि वह क्या सोच रहा है, तो वह मानव को पीट पीट कर उसका कचूमर बना देती। मानव ने लिटिल अवनी को चुप कराते हुए कहा, बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटिल अवनी मानव का हाथ झटकते हुए बोली, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर जब उन मोना दीदी ने आपके गालों पर किस किया तो आपने उन्हें खुद से दूर क्यों नहीं किया, और कैसे वो आपका हाथ पकड़ रही थी? इतना कहकर वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। मानव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, बेबी वह सब तो बस अचानक ही हो गया। मानव ने इतना ही बोला था कि लिटिल अवनी ड्राइवर से चिल्लाते हुए बोली, दादू कार को जल्दी रोको। ड्राइवर तुरंत कार रोक देता है। लिटिल अवनी पैसेंजर सीट पर बैठे राज से बोली, राज ब्रो लिटिल अवनी को ऐसी चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसे किसी गंदी आंटी ने छुआ हो। चलिए हम यहाँ से चलते हैं,
इतना कहकर वो कार से उतरी और राज को भी कार से उतारकर टैक्सी लेकर वहां से चली गई। मानव अभी भी अपनी जगह पर किसी स्टेचू की तरह बैठा था। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वह कुछ रिजेक्ट ही नहीं कर पाया। जब वह होश में आया तब तक लिटिल अवनी जा चुकी थी। उसने अपने मन में कहा, क्या गंदी चीज़, क्या वह मुझे गंदी चीज़ बोल रही है, क्योंकि मोना ने मेरा हाथ पकड़ा था। यह सोचते ही मानव का चेहरा कठोर हो गया। वहीं दूसरी तरफ बेचारे अर्जुन की भी हालत खराब थी। कंटिन्यू आगे। मानव क्या करेगा? सोना बेचारे अर्जुन के साथ क्या करेगी, जानने के लिए बने अर्जुन को जबरदस्ती घर ले आई। क्योंकि अर्जुन ऑफिस जाने की जिद कर रहा था। अपने रूम में पहुंचते ही सोना ने अर्जुन को बेड पर पटक दिया और खुद रूम में कुछ ढूंढने लगी। अर्जुन बेड पर बैठकर सोना को देख रहा था, जो रूम में कुछ ढूंढ रही थी। अर्जुन ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा, ए जान, क्या ढूंढ रही हो? सोना जो कुछ ढूंढ रही थी, वह अर्जुन की आवाज़ सुनकर रुक गई और उसकी तरफ देखकर अपने दांत पीसते हुए बोली, समझावन दास ढूंढ रही हूँ अर्जुन। ये क्या है? सोना इतना बोलकर फिर से कुछ ढूंढने लगी। अचानक ही सोना के होठों पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास जाकर खड़ी हो गई। वही अर्जुन ने जब सोना को देखा तो उसकी आंखें बाहर ही आ गई। वह हकलाते हुए बोला, सो ना, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, प्लीज। सोना ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अपने हाथ में पकड़े डंडे से उसकी धुलाई करने लगी। नहीं नहीं, रुक जाओ जान, चिल्लाते हुए अर्जुन पूरे रूम में भागने लगा और सोना उसके पीछे पीछे। आदि, जिसकी आज स्कूल में छुट्टी थी, वो रूम से बाहर निकलकर गार्डन में जा रहा था। तभी उसे अपने डैडी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आदि भागते हुए अर्जुन के रूम में घुस गया और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मगर अगले ही पल अपने डैडी को मार खाता देख वो जोर से हंसने लगा। किसी के हंसने की आवाज़ सुनकर सोना और अर्जुन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। अर्जुन चिढ़ते हुए बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने पिता को ऐसे मार खाते हुए देखकर? अर्जुन को चिल्लाते देख सोना उसे घूरने हुए बोली, खबरदार, अगर मेरे बेटे को कुछ बोला भी तो केवल हंस ही तो रहा है, कौन सा उसने तुम्हारी कीमती चीज चुरा ली है? आदि भी अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर सोना से बोला, मम्मा, आदि ने कुछ नहीं किया, फिर भी डैडी आदि को डांट रहे हैं। सोना अर्जुन को गुस्से से देखने लगी तो अर्जुन ने बात को संभालते हुए कहा, मैंने कब उसे डांटा? मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि वह क्यों हंस रहा है। आदि अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए बोला, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि आप मम्मा से मार खा रहे हो। आपको पता है डैडी, आज तक मैं भी कभी मम्मा से मार नहीं खाया, लेकिन आप इतना बोल। वो फिर से हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद वह आगे बोला, लेकिन आप इतने बड़े होकर भी मार खा रहे हो। अर्जुन गुस्से से सोना को देखने लगा। तभी वह आदि की आगे की बात सुनकर चौंक गया। आदि बोला, डैडी, मैं सबको बता दूंगा कि आपको मम्मा ने मारा। इतना कहकर वो रूम से भाग गया। अर्जुन भी आदि को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगा। तभी सोना चिल्लाते हुए बोली, अगर अगली बार उस करमजली, मंचली, बदसूरत, मेकअप की दुकान और आदिवासी लड़की के पास गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन, जो दरवाजे के पास ही रुक गया, उसने पीछे मुड़कर सोने से पूछा, यह आदिवासी लड़की कौन है? सोना ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, वही तुम्हारी मोना डार्लिंग। उससे ज्यादा बड़े कपड़े तो आदिवासी पहनते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिटिल अवनी और राज ने मिलकर फ्लावर पॉट को बेच दिया, जो लिटिल अवनी घर से लेकर आई थी। लिटिल अवनी और राज शॉपिंग मॉल चले गए। शॉपिंग मॉल में लिटिल अवनी इधर उधर देखते हुए राज से बोली, राज ब्रो, लिटिल अवनी को समझ नहीं आ रहा है कि शॉपिंग कहाँ से शुरू की जाए। राज कुछ सोचते हुए बोला, क्यों ना हम सबसे पहले अभी के लिए शॉपिंग करें, शायद उसे हमारे गिफ्ट अच्छा लगे, फिर हम दोनों अपने लिए करेंगे, अगर पैसे बचे तो घर वालों के लिए भी कुछ लेंगे। राज आखिरकार घूम फिर के फिर से अभी पर ही आ गया। लिटिल अवनी राज का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बोली, हाँ चलो जल्दी चलते हैं, वैसे भी हमारे बैग पकड़ने के लिए बॉडीगार्ड भैया तो है ही। राज ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन बॉडीगार्ड भैया? लिटिल बेबी सिस्टर, हम दोनों यहाँ अकेले आए हैं, हमारे साथ और कोई नहीं आया। लिटिल अवनी हंसते हुए बोली, राज ब्रो, आपको क्या लगता है हब्बी हमें ऐसे ही आने देंगे? पक्का उन्होंने हमारे पीछे किसी को भेजा होगा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम बॉडीगार्ड भैया को केवल अपने पीछे घुमा तो नहीं सकते, वरना शायद उन्हें बुरा लग जाएगा। इसलिए लिटिल अवनी ने सोचा है वह हमारे सारे बैग पकड़ेंगे। राज हैरानी से अपनी बहन को देख रहा था।
उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं और ना ही उसे अंदाजा था कि कोई उनके पीछे भी आएगा। वही मानव अपने ऑफिस में बने रूम में जाकर नहा रहा था। अब तक वो 4 बार नहा चुका था। उसे लिटिल अवनी की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा था कि वह गंदा हो गया है। मानव को लग रहा था कि अगर वह नहा लेगा और अपने आप को अच्छे से साफ कर लेगा तो लिटिल अवनी फिर से उसके पास आएगी और उसे गंदा बोलकर उससे दूर नहीं भागेगी। मानव वॉशरूम से निकलकर मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए बोला, क्या अब बेबी मेरे पास आएगी? शायद अब मैं अच्छे से साफ हो गया हूँ। इतना बोलकर वो फिर कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन अगर मैं अभी भी गंदा हुआ तो फिर बेबी मेरे पास नहीं आएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेबी को मेरे पास आना होगा। कितनी मुश्किल से तो वह मेरे पास आई है। मैं अब बेबी को कभी भी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक ही क्यों न जाना पड़े या फिर किसी मरना ही क्यों न पड़े। लास्ट वाली लाइन बोलते वक्त मानव की आंखों में लिटिल अवनी के लिए प्यार, जिद और जुनून साफ नजर आ रहा था। मानव गुस्से से शीशे में खुद को देखते हुए आगे बोला, अगर मोना के कारण मेरी बेबी, मेरी जान मुझसे दूर हुई या उसे हर्ट हुआ तो इसकी कीमत उस मीना को चुकानी ही होगी। इतना कहकर मानव फिर से वॉशरूम में जाकर खुद को रगड़ने लगा। जहां जहां से मोना ने छुआ था मानव का शरीर लाल हो गया। मानव का एक गाल और हाथ दोनों ही रगड़ने के कारण बुरी तरह लाल हो चुके थे। लेकिन मानव है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह लगातार अपने हाथ को जिसे मोना ने पकड़ा था और गाल को रगड़े जा रहा था। हॉस्पिटल में कुणाल और कायरा दोनों विनी और विनय के पास बैठे थे। कुणाल ने विनय से पूछा, विनय इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताना जरूरी भी नहीं समझा? वो तो अच्छा हुए लिटिल अवनी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। कुणाल की बात सुनकर विनय ने अपना सर झुकाकर जवाब दिया, कुणाल भाई, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। विनय का जवाब सुनकर कुणाल ने उसके चेहरे पर एक पंच जड़ दिया और गुस्से से उसे देखते हुए बोला, ओह, तो तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो विनय, विनी मेरी बहन जैसी है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विनय ने थोड़ा डरते हुए कहा, सॉरी भाई, अब ऐसा नहीं होगा। शट अप, उस पर बरसते हुए कुणाल चिल्लाया, विनी का ध्यान रखो। अगर आगे मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना और खबरदार अगर मुझसे आगे से कुछ भी छुपाया तो। इतना बोलकर कुणाल ने कियारा का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहाँ से। इतना कहकर कुणाल वहां से चला गया। वही कुणाल के जाने के बाद विनय विनी को देखने लगा, जो अभी भी बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें नम हो गई। विनय ने विनी का हाथ पकड़कर अपने भरे गले से कहा, विनी अब उठ जाओ। देखो विनी, तुम्हारे विनय से अब और इंतजार नहीं हो रहा, प्लीज उठो। वहीं लिटिल अवनी ने ढेर सारी शॉपिंग कर ली थी। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड थे जिन्होंने उसका शॉपिंग बैग पकड़ा हुआ था और लिटिल अवनी खुद राज की पीठ पर बैठी थी। लिटिल अवनी राज के गले में हाथ डालकर क्रॉस करते हुए अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, राज ब्रो। लिटिल अवनी को नींद आ रही, प्लीज जल्दी घर चलो। राज चिंता करते हो बोला, लिटिल बेबी सिस्टर, बस थोड़ा रुक जाओ, हम कार के पास पहुंचने वाले हैं, फिर तुम कार में सो जाना। यह कार मानव ने ही लिटिल अवनी और राज को लेने के लिए भेजा था। लिटिल अवनी ने राज के कंधे पर अपना सर रख कर कहा, ओके ब्रो। वह दोनों कार से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे तभी एक लड़की भागते हुए उनके पास आई और रोते हुए बोली, प्लीज मेरी हेल्प करो, वो सब मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं, मुझे उनके साथ नहीं जाना, प्लीज हेल्प मी। राज उस लड़की को देखकर दीवाना ही हो गया था। वह बस उस लड़की को घुरे जा रहा था। भाई यह चीज शैतान लिटिल अवनी की आंखों से कहाँ बच पाती। उसने अपने राज ब्रो को उस लड़की को घूरते हुए देख लिया। लिटिल अवनी शैतानी हंसी हंसते हुए गाना गाने लगी, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर का पहला प्यार हो गया, ला लाल राज। लिटिल अवनी का गाना सुनकर हड़बड़ा गया। लिटिल अवनी उसकी पीठ से उतर गई और उस लड़की के चारों ओर घूमते हुए अपने गाल पर हाथ रखकर बोली, बच्ची वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लिटिल अवनी के मुंह से बच्ची सुनकर राजा और वह लड़की दोनों ही उसे घूरने लगे, क्योंकि लिटिल अवनी खुद बच्ची होकर एक 21 साल की लड़की को बच्ची बोल रही थी। उस लड़की ने डरते हुए जवाब दिया, रानी। लिटिल अवनी अपनी चमकती हुई आंखों से उस लड़की को देखकर चहकते हुए बोली, ये मतलब राज ब्रो की रानी। लिटिल अवनी की बात रानी को नहीं समझ आई, इसलिए वह अपनी मासूम आंखों से लिटिल अवनी को देखते हुए बोली, मतलब? लिटिल अवनी रानी के सर पर अपना हाथ रख थपथापाते हुए एक समझदार इंसान की तरह बोली, जो अक्सर मानव उससे बोलता था,
अपना छोटा सा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप मासूम और बच्चे हो, इसलिए तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, पर कोई बात नहीं बच्ची, लिटिल अवनी तुम्हें समझा देगी सब, क्योंकि वह बहुत समझदार है। वहीं राज अपनी आंखें फाड़े लिटिल अवनी को हो देख रहा था, जो बच्ची होकर अपने से किसी बड़े को समझा रही थी। वहीं लिटिल अवनी की इस हरकत से उन चारों बॉडीगार्ड ने भी अपना सरनामे हिला दिया। कंटिन्यू। वैसे अर्जुन का मार खाना कैसा लगा? बेचारा हमेशा सोना से मार खाता है, पर अच्छा है, इसी बहाने वो अब मोना छोड़ो किसी लड़की के करीब नहीं जाएगा। मुझे लगता है सभी यानी परी कायरा को भी यही करना चाहिए। कौन है ये लड़की जो आई है लिटिल अवनी के सामने? क्या लिटिल अवनी इसे अपने राज ब्रो के लिए चुन अपनी भाभी इन तीन बनाना चाहती है? क्या राज को हो गया है रानी से एक तरफा प्यार? क्या ये दोनों रानी को बचाएंगे या नहीं? मानव ने खुद साफ करने के बहाने से पहुंचा लिया है। नुकसान क्या होगा जब लिटिल अवनी को इस बारे में पता चलेगा? आखिर कब तक होश आएगा विनी को? क्या विनय लेगा सोम से बदला, या सोम चलेगा कोई और चाल? विनी और विनय को अलग करने के लिए मानव क्या साझा देगा मोना को? क्या होने वाला है सोना और अर्जुन की जिंदगी में? अर्जुन आदि को रोक पाएगा सबको सच बताने से या नहीं? जानने के लिए बने रहे। रानी अपनी मासूम नजरों से लिटिल अवनी और राज को देखने लगी। लिटिल अवनी ने रानी को देखते हुए कहा, ओह प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं वह लोग तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहले आप यह बताओ कि क्या आपकी शादी हो चुकी है? रानी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए लिटिल अवनी के सवाल का जवाब दिया, नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई। रानी की बात सुनकर लिटिल अवनी के साथ साथ राज की आंखों में भी चमक आ गई। रानी बारी बारी से लिटिल अवनी और राज को देखते हुए थोड़ा डर कर बोली, क्या आप सब मुझे बचाएंगे? प्लीज, वो लोग आते ही होंगे, प्लीज हेल्प मी। लिटिल अवनी बेफिक्र होकर रानी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, रानी भाभी, लिटिल अवनी को बताओ ना कि वो लोग कौन है और आपके पीछे क्यों पड़े हैं। रानी ने पहले अपने पीछे देखा, कहीं वह लोग आ तो नहीं रहे जो उसके पीछे पड़े हैं। फिर लिटिल अवनी को देखकर उसे सब कुछ बताने लगी। रानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मटकाते हुए बताना शुरू किया, मेरे चाचा और उनके लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं। वे सभी लोग मेरी शादी जबरदस्ती एक भैया से करा रहे। मेरे भाई ने मुझे इसलिए घर से भगा दिया और बोला कि मैं डैडी के पास जाऊँ। राज ने उसे रुकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे डैडी तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हारे चाचा क्या तुम्हें पसंद नहीं करते जो वह तुम्हारी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं? रानी उदास होकर बोली, मेरे डैडी कहाँ है पता नहीं, और रही बात चाचा जी, वह तो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो मेरी शादी बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान से करा रहे हैं जिसके पास बहुत पैसा है। लिटिल अवनी ने हैरान होकर पूछा, क्या सच में उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है? रानी लिटिल अवनी को देखते हुए बोली, हाँ हाँ, उसके पास बहुत पैसा है। तुम्हें पता है उसने मुझे ढेर सारे टेडी बेयर और चॉकलेट भी दिए हैं। चॉकलेट का नाम सुनकर लिटिल अवनी की लार टकने लगी। उसने अपनी ललचाई आंखों रानी को देखकर पूछा, भाभी क्या अभी भी आपके पास वो चॉकलेट है? अगर है तो क्या आप लिटिल अवनी को दोगी? राज उन दोनों की बातें सुनकर थोड़ी इरिटेट होकर बोला, अरे रुको रानी, पहले तुम बताओ तुम शादी से क्यों भागी? रानी ने राज की तरफ देखा और अपना मुंह बना लिया। फिर थोड़ा गुस्से से बोली, क्योंकि मेरी शादी जिससे हो रही थी उसने मेरी चॉकलेट खा लिए और मेरा टेडी बियर को भी किसी और को दे दिया। सोचो जरा सोचो, अगर मेरी शादी उससे हो गई तो वो शादी के बाद मुझे कुछ खाने नहीं देगा और मेरे सभी टेडी बेयर को भी फेंक देगा। वहीं लिटिल अवनी भी रानी की बात सुनकर थोड़े गुस्से से बोली, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? लिटिल अवनी पक्का उसकी शिकायत हब्बी से करेगी। वह तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ लोग उनके पास आए और रानी को जबरदस्ती ले जाने लगे। नहीं छोड़ मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना, लिटिल अवनी बचाओ। रानी खुद को उन लोगों से छुड़वाते हुए चिल्लाई। लिटिल अवनी तुरंत रानी के आगे आ गई और गुस्से से बोली, लिटिल अवनी की भाभी कहीं नहीं जाएगी जब तक लिटिल अवनी अपनी भाभी से बात नहीं कर लेती हूँ। लिटिल अवनी के मुंह से ये भाभी सुनकर वह सभी चौंक गए। तभी उन सभी के बीच से एक बुजुर्ग आदमी लिटिल अवनी के सामने आते हुए बोला, छोटी बच्ची तुम कौन हो और मेरी भतीजी को भाभी के बोल रही हो? वो आदमी लगभग 45 साल का लग रहा था, इस उम्र में भी वो 39 के लग रहे थे। ये एक रिटायर आर्मी ऑफिसर और रानी के चाचा जी है, गैरव जी। उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद लिटिल अवनी तुरंत समझ गई, यह पक्का उसकी रानी भाभी के चाचा जी होंगे। लिटिल अवनी तुरंत एक प्यारी, क्यूट और मासूम बच्ची में बदल गई।
उसने मासूम सा फेस बनाकर कहा, हेलो अंकल, माय नेम इज़ लिटिल अवनी। आपको पता है, आप बहुत ही हैंडसम हो, बिल्कुल लिटिल अवनी के डैडी की तरह। अपनी तारीफ सुनकर वह आदमी यानी भैरव जी खुश होकर बोले, बच्ची तुम बहुत प्यारी हो, पर तुमने रानी को भाभी क्यों कहा? बोलो लिटिल अवनी भैरव जी की बात सुनकर कुछ सोचने लगी। फिर वह थोड़ा दुखी होकर बोली, अंकल आपको पता है, लिटिल अवनी के डैडी खो गए। लिटिल अवनी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। लिटिल अवनी का अब नहीं, लिटिल अवनी अकेली हो गई है। इतना कहकर वो अचानक रोने लगी। उसकी एक्टिंग देखकर राज और रानी के साथ साथ वह चारों बॉडीगार्ड भी हैरान हो गए, जिन्हें मानव ने भेजा था। रानी के चाचा जी यानी भैरव जी ने लिटिल अवनी को चुप कराते हुए कहा, बच्चे ऐसे रोते नहीं, शांत हो जाओ। लिटिल अवनी रोते हुए बोली, अंकल आपको देखकर लिटिल अवनी को उसके डैडी की याद आ रही है। प्लीज आप लिटिल अवनी को अपने साथ लेकर चलो ना। जब लिटिल अवनी के डैडी मिल जाएंगे तो पक्का लिटिल अवनी अपने डैडी के साथ चली जाएगी। फिर थोड़ा रुककर वो आगे बोली, अंकल क्या लिटिल अवनी आपको डैडी बोल सकती है? आप बिल्कुल उसके डैडी की तरह ही हो। भैरव का दिल पिघल गया और वो थोड़ा इमोशनल होकर बोले, लिटिल अवनी बेटा रोते नहीं है। अगर तुम मुझे डैडी बोलना चाहती हो तो ठीक है, वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूं कि तुम मुझे मिली। लिटिल अवनी अपनी बरीबरी पलकों को झपकाते हुए बोली, तो क्या सच में आप लिटिल अवनी के डैडी बनोगे? अगर ऐसी बात है तो क्या आप अपनी बेटी की एक बात मानोगे? भैरव जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ जरूर राज। लिटिल अवनी को देखकर समझ गया, पक्का उसकी शरारती बहन कुछ करने वाली है। राज देखना चाहता था उसकी यह बिगड़ैल बहन आखिर करना क्या चाहती है। लिटिल अवनी अपने दांत दिखाते हुए बोली, डैडी तो फिर आप लिटिल अवनी के राज ब्रो की शादी रानी भाभी से करा दो ना। लिटिल अवनी की बात सुनकर भैरव जी, उनके लोग, रानी, राज और बॉडीगार्ड चौक। भैरव जी थोड़ा हकलाते हुए बोले, क्या बेटा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। भैरव जी की ना सुनकर लिटिल अवनी फिर से रोने लगी। उसने रोते हुए भैरव जी को गले लगा लिया और एक बिगड़ैल बच्चे की तरह जिद करने लगी, प्लीज डैडी डैडी आप बहुत अच्छे हो, लिटिल अवनी की बात मान जाओ प्लीज। लिटिल अवनी भाभी को बहुत पसंद करती है। वहीं लिटिल अवनी के मुंह से डैडी सुनकर भैरव जी अंदर ही अंदर खुश हो गए, लेकिन साथ ही वह पिघल भी चुके थे। उन्होंने लिटिल अवनी से कहा, बेटा वह तो ठीक है, लेकिन रानी की शादी तय हो चुकी है, उसका क्या करे? लिटिल अवनी अपनी आंखों में चमक लिए बोली, रानी भाभी की शादी तय हुई है, शादी हुई थोड़ी ना है, वह तो थोड़ी भी जा सकती है। भैरव जी चिंता करते हुए बोले, लेकिन यह सब आसान नहीं है। लिटिल अवनी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उसने रानी का हाथ पकड़कर कहा, प्यारे डैडी चिंता मत करो, आप चलो पहले घर चलते हैं, बाकी सब लिटिल अवनी और उसके ब्रो देख लेंगे। और वैसे भी लिटिल अवनी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। भैरव जी प्यार से बोले, मेरी प्यारी बेटी सबसे अच्छी है, सबका ध्यान रखती है। इतना कहकर वो लिटिल अवनी और रानी को लेकर अपनी कार में बैठ गए। लिटिल अवनी ने अपना सर कार से बाहर निकालकर राज को बुलाया, ए राज ब्रो जल्दी आओ। राज जी अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। वो लिटिल अवनी की आवाज सुनकर अपने होश में आया और भागते हुए कार बैठ गया। राज के ऊपर गुस्सा करते हुए भैरव जी बोले, नालायक कहीं का, हमारे पीछे पीछे नहीं आ सकते थे? देखो तो मेरी छोटी सी बच्ची को तुम्हें चिल्लाकर बुलाना पड़ा, अगर उसे गले में लग जाती तो? इतना बोल उन्होंने लिटिल अवनी से पूछा, बेटा आपको गले में दर्द तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो बताओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। लिटिल अवनी अपना चेहरा दाएं बाएं हिलाते हुए बोली, नहीं प्यारे डैडी, लिटिल अवनी ठीक है। वही दो लोग थे जो भैरव जी को घूर के देख रहे थे, एक राज और दूसरा भैरव जी का पीए जो ड्राइवर सीट पर बैठा था। उन दोनों ने अपने मन में सोचा, क्या किसी को बुलाने से उसके गले में दर्द भी होने लगता है? अगर होता भी है तो क्या उसे सच में हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है? वही कोई था जो आश्चर्य होकर लिटिल अवनी की इन हरकतों को देख रहा था। वह और कोई नहीं मानव था जिसने अपने बॉडीगार्ड को वीडियो कॉल किया था ताकि वो लिटिल अवनी को देख और उसके बारे में पता कर सके। उसने शुरू से ही लिटिल अवनी की हरकतों को देखा था। मानव ने फोन काटा और खुद से ही बोला, नहीं मैं बेबी के बिना अकेले सिंगमेशन में नहीं रहूंगा। बेबी कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकती है? इतना बोलने के बाद वह गुस्से से अपनी चेयर से उठा और कोट लेकर बाहर निकल गया। कंटिन्यू आगे क्या करेगी लिटिल अवनी? क्या वो रानी की शादी तोड़कर उसकी शादी राज से करा पाएगी? जानने के लिए मानव ने जल्दी जल्दी अपने ऑफिस का सारा काम कर लिया। होटल पैराडाइज में उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसे खत्म करके मानव होटल से बाहर निकला और अपने कार में बैठ गया। इस वक्त मानव के चेहरे पर थकान की जगह चमक थी।
क्योंकि वह अब अपनी लिटिल वाइफ से मिलने भैरव जी के घर जाने वाला था। आज रात लिटिल अवनी वहीं रहने वाली थी। मानव ने आरव को देखते हुए पूछा, आरव, मैंने तुमसे मिस्टर भैरव और उनकी फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, क्या तुमने किया? मानव की ठंडी आवाज सुनकर आरव ने अपना थूक गटकते हुए जवाब दिया, यस बॉस, एक काम हो गया है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। मानव ने अपने फोन में कुछ देखते हुए कहा, हम बोलो। आरव ने अपना गला साफ किया और बोलना शुरू किया, बॉस, मिस्टर भैरव एक रिटायर आर्मी ऑफिसर है। इस वक्त वो अपने खानदानी बिजनेस संभाल रहे, उनके कोई बच्चे नहीं है, इसलिए वह अपने बड़े भाई की बेटी रानी और उसके भाई को ही अपना बच्चा मानते हैं और उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। उन्होंने रानी की शादी ध्रुव से तय की, जो कि एक बिजनेसमैन है। वह भी इस वक्त भैरव जी के घर पर ही रह रहा, पर वह बहुत ही मिस्टीरियस है, उसके बारे में ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता। इतना कहने के बाद आरव चुप हो गया और मानव के बोलने का इंतजार करने लगा। मानव थोड़ी देर बाद कुछ सोचते भी बोला, उनके घर में कुल कितने लड़के होंगे? मानव का सवाल सुनकर आरव हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉस को क्यों जानना है कि उस घर में कितने लड़के हैं। आरव ने मानव को देखते हुए जवाब दिया, वो बॉस, टोटल 3 लड़के हैं, रानी का बड़ा भाई देव, मिस्टर ध्रुव और उनके पिए। जैसे ही आरव ने कहना बंद किया, मानव ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, ऐसा है? देखते ही देखते कार के अंदर का तापमान बढ़ने लगा और आरव ने मानव को देखा, जो इस वक्त बहुत ही डरावना लग रहा था। मानव ने अपने दांत पीसते हुए आरव से कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? इस बारे में तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि वहां पर 3 लड़के रहते हैं? आरव मानव की बात सुनकर डर गया। वो हकलाते हुए बोला, बॉस, वह मैं। मानव चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप, ये जल्दी चलो वहां। आरव ने बिना देर किए कार स्टार्ट कर दी। उसने अपने मन में कहा, क्या बॉस को जलन हो रही है? क्योंकि उस घर में इस वक्त लिटिल यंग मैडम के साथ 3 लड़के भी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ लिटिल अवनी भैरव जी के घर में पहुंचते ही उस घर को अपना बना लिया। उसने घर में घुसते ही भैरव जी की पत्नी को भी अपने तरफ कर लिया। लिटिल अवनी सीढ़ियों से उतरी और अंगड़ाई लेते हुए इधर उधर देखते हुए बोली, डैडी, मम्मी, आप कहाँ हो? रानी, जो किचन से बाहर निकल रही थी, उसने आइसक्रीम खाते हुए लिटिल अवनी से कहा, लिटिल अवनी, चाचा और चाची जी तो बाहर गए हैं, उन्हें अभी आने में समय लगेगा। लिटिल अवनी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, ओह अच्छा, ऐसा है, फिर तो मजा आएगा। रानी को उसकी बात समझ नहीं आई। वह दोनों ही सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी एक 25 साल का लड़का घर के अंदर आया, जिसने 3 पीस बिजनेस सूट पहना था। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। उस लड़के को देखकर लिटिल अवनी ने उसे आर्डर देते हुए कहा, अंकल, अपन लोगों को भूख लगी है, जाओ और कुछ बनाकर लाओ। वह लड़का जो अभी अंदर आया था, वो लिटिल अवनी के इस तरह बोलने से अपनी जगह रुक गया और फिर लिटिल अवनी को घूरने लगा। वो लड़का कोई और नहीं, रानी का होने वाला हस्बैंड है। उसको देख रानी घबरा गई, क्योंकि उसे पता था ध्रुव कितने गुस्से वाला इंसान है। ध्रुव ने अपनी कोल्ड वॉइस में लिटिल अवनी से कहा, क्या तुम्हें मैं नौकर दिखता हूँ? अपने काम से काम रखो। उसकी कोल्ड वॉइस सुनकर लिटिल अवनी का मुंह बन गया। उसने अपना मुंह बनाकर कहा, क्या खाना सिर्फ नौकर बनाते हैं? लिटिल अवनी के हब्बी, भाई और डैडी सभी लोग लिटिल अवनी के लिए खाना बनाते हैं। ध्रुव थोड़ा गुस्से से बोला, तो जाकर उन्हीं से बोलो, तुम्हें बनाकर खिला देंगे, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। क्या तुम पिद्दी सी लड़की मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो? वही बार बार अपने लिए पिद्दी शब्द सुनकर लिटिल अवनी अपने असली मोड़ में आ गई। उसने अपने कमर पर हाथ रखकर अपनी आंखें छोटी कर ध्रुव से कहा, आप लिटिल अवनी को खाना बनाकर दोगे या नहीं? वहीं ध्रुव को अब लिटिल अवनी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए एक बार फिर लिटिल अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा। ध्रुव फिर सोफे पर बैठकर आलस से बोला, नहीं, मैं नहीं जा रहा खाने बनाने। तो अब बताओ तुम क्या करोगी, पिद्दी? लिटिल अवनी ने गुस्से से अपना मुंह फुला लिया और वार्निंग देते हुए ध्रुव से बोली, आखिरी बार लिटिल अवनी आपको मौका दे रही है, क्योंकि इसके बाद तो लिटिल अवनी कभी भी अपने हब्बी को भी मौका नहीं देती। आप खाना बनाओगे या नहीं? ध्रुव हंसते हुए बोला। वह किसी को गुस्सा आ गया, वैसे तुम्हारा हब्बी कौन है? तुम तो खुद अभी बच्ची हो, क्या तुम अपने गुर्दे को हब्बी कह रही हो? पिद्दी। वही ध्रुव के मुंह से बार बार पिद्दी पिद्दी सुनकर लिटिल अवनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पर अचानक ही पता नहीं उसे क्या हुआ, वह एक क्यूट और प्यारी सी लिटिल अवनी में बदल गई।
अचानक उसका गुस्सा छूमंतर हो गया और उसने अपना सर झुका लिया। इस वक्त जो कोई भी उसे देखता उसे यही लगता कि उसे बहुत ही ज्यादा सताया गया है। वहीं अचानक लिटिल अवनी के इस रिएक्शन को देखकर ध्रुव और रानी दोनों ही हैरान हो गए। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे के पास भैरव जी और उनकी पत्नी खड़ी है। लिटिल अवनी ने सुबकते हुए कहा, बड़े भैया आप तो लिटिल अवनी के बड़े भाई जैसे हो, इसलिए ही लिटिल अवनी ने आपको बताया कि लिटिल अवनी को भूख लगी है, पर आप तो लिटिल अवनी पर गुस्सा करने लगे। प्लीज आप गुस्सा मत करो, लिटिल अवनी को अब भूख नहीं लगी है। इतना कहकर वो रोने लगी। लिटिल अवनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बहुत ही कमजोर लड़की है जिसे कोई भी आसानी से परेशान कर सकता है। वहीं ध्रुव लिटिल अवनी के प्लान को नहीं समझ पाया। उसने इरिटेट होकर कहा, देखो ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो और जाओ यहाँ से, समझी। लिटिल अवनी रोते हुए बोली, सॉरी भैया, अब लिटिल अवनी आपको परेशान नहीं करेगी। एक बार लिटिल अवनी के डैडी मिल जाए फिर लिटिल अवनी यहाँ से चली जाएगी पक्का, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो लिटिल अवनी अभी यहाँ से चली जाएगी, प्लीज आप गुस्सा मत करो। इतना बोलने के बाद वह और जोर से रोने लगी। तभी एक रोबदार आवाज सभी के कानों में पड़ी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लिटिल अवनी को रुलाने की। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा जहां भैरव जी और उनकी पत्नी यानी कंचन जी खड़ी थी। भैरव जी की आंखें गुस्से से लाल थी। उन्होंने ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम लिटिल अवनी से कैसे बात कर रहे हो, तुम्हें दिखता नहीं वह अभी एक बच्ची है, क्या पता तुम कल को रानी के साथ भी ऐसा ही बिहेव करोगे, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। तुम्हारी शादी उसके साथ तय करके उन्होंने अभी इतना ही कहा था कि लिटिल अवनी रोते हुए उनके गले लग गई, डैडी डैडी। लगता है बड़े भैया को मेरा यह आना अच्छा नहीं लगा, प्लीज आप लिटिल अवनी के डैडी को बुला दो, लिटिल अवनी यहाँ से चली जाएगी। इतना बोल वो फिर से रोने लगी। भैरव जी गुस्से से ध्रुव को लिटिल देखते अवनी हुए को चुप कराने लगे। लिटिल अवनी बेटा चुप हो जाओ, आपको यहाँ पर कोई भी जाने को नहीं कह रहा है, आप जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। लिटिल अवनी ने अपना सर उठा के खुशी से कहा, सच्ची डैडी डैडी आपको पता है लिटिल अवनी ने जब ध्रुव भैया से कहा कि उसे भूख लगी है तो उन्होंने कहा कि लिटिल अवनी को खाने के लिए पैसे देने होंगे। क्या सच में लिटिल अवनी को पैसा देना होगा? क्या रानी दीदी को भी शादी के बाद ध्रुव भाई को खाने के लिए पैसे देने होंगे? वो कितने बुरे हैं। भैरव जी को इस वक्त ध्रुव पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वहीं कंचन जी ध्रुव के सामने आकर उसे गुस्से से बोली, ध्रुव तुमने ऐसा कहा, पता नहीं मेरी रानी तुम्हारे साथ रहकर खुश भी रहेगी या नहीं। तभी लिटिल अवनी बीच का तपाक से बोली। तभी लिटिल अवनी कह रही है, रानी दीदी की शादी लिटिल अवनी के राजब्रो से कर दो। उसकी बात सुनकर ध्रुव गुस्से से उसे देखने लगा। यह देख लिटिल अवनी फिर से भैरव जी के पीछे छुप गई। उसने भैरव जी से कहा, डैडी देखो ना ध्रुव भाई लिटिल अवनी को कैसे घूर रहे हैं। लिटिल अवनी को बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्होंने लिटिल अवनी को अकेला पाकर उसे मारा तो। भैरव जी लिटिल अवनी को अपने सामने करते हुए बोले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह बोल वो ध्रुव को आर्डर देते हुए बोले, ध्रुव दिखता नहीं, लिटिल अवनी को भूख लगी है, जाओ और उसके लिए कुछ बनाकर लाओ और कोई भी खाना बनाने में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। फिर उन्होंने लिटिल अवनी से पूछा, बेटा आपको क्या खाना है बताओ। लिटिल अवनी ने खुशी खुशी कहा, फ्रेंच फ्राई, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, कपकेक, चॉकलेट मिल्क शेक, पनीर, छोले भटूरे, राजमा, आइसक्रीम। उसने ने कई सारे नाम गिना दिए। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें यकीन है तुम इतना सारा खा लोगी? तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। लिटिल अवनी ने अपना मुंह बनाकर कहा, यह तो बस थोड़ा सा ही है, आप सच सच क्यों नहीं बताते? आपको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, ऐसे बहाने क्यों बना रहे हो? भैरव जी ने घूर के ध्रुव को देखा तो ध्रुव लिटिल अवनी को गुस्से से घूरते हुए किचन में चला गया। यह देख लिटिल अवनी उसे देखते हुए अपनी जीभ निकालकर चढ़ाने लगी। यह देख ध्रुव और चिढ़ गया। तभी बाहर से एक बॉडीगार्ड अंदर आकर भैरव जी से बोला, सर बाहर कोई आया है जो मिस लिटिल अवनी से मिलना चाहता है। भैरव जी ने हैरान होकर पूछा, कौन है? बॉडीगार्ड ने अपना सिर झुकाते हुए जवाब दिया, सर वो कोई मानव सिंह है। मानव का नाम सुनकर लिटिल अवनी आंखें चमकने लगी। उसने चहकते हुए कहा, क्या सच में हब्बी आए हैं? हूरे कंचन जी ने हैरान होकर पूछा, बेटा यह हब्बी कौन है? तुम तो अभी छोटी हो, क्या तुम्हें शादी भी हो गई? वहीं दूसरी तरफ मोना से नीताजी, सोना, कायरा और परी भी परेशान हो चुकी थी।
उन चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि वह मोना को अच्छा सबक सिखाएगी। नीताजी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वो घमंडी लड़की पता नहीं यहाँ क्या करने आई है। जब भी आती है मेरे बेटों को अपने आगे पीछे घूम आती है। नौकरों की तरह सोना ने अपने हाथ को रगड़ते हुए हैं, वो अर्जुन भी कम नहीं है। आपने दुम हिलाता हुए उस मोना डार्लिंग के पीछे पीछे चल देता है। लगता है उस दिन की मार वो भूल चुका है। कायरा परेशान होकर बेड पर बैठ गई। उसने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, वह कुणाल कम थोड़ी ना है, कोई उसकी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दे वो उसके आगे पीछे घूमने लगता है। पता नहीं उस चुड़ैल में कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं जो इस घर के सारे लड़के सारे मर्द उसके आगे पीछे घुमा करते हैं, नौकर बन के जैसे वो की महारानी हो। हुम परी ने कायरा से कहा, कायरा तुम गलत हो, सारे मर्द नहीं। मानव भैया को देखो, वह लिटिल अवनी के अलावा किसी को देखते तक नहीं। वह कितने अच्छे हैं। नीताजी बड़े ही गर्व से बोली, आखिर दामाद किसका है? मेरा मानव सबसे अच्छा है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सभी ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर वह चारों गुस्से से उबलने लगी। कंटिन्यू, आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। दरवाज के पास मोना खड़ी थी, जिसे देखकर नीताजी, सोना, कायरा और परी का मुंह बन गया। सोना ने अपना मुंह बनाकर मोना से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम अपने रूम का रास्ता तो नहीं भूल गई? मोना को सोना का बिहेव थोड़ा अजीब लगा। उसने देखा चारों औरतें उसे अजीब तरह से घूर रही है, जैसे वह उनकी दुश्मन हो। मोना ने नीताजी को देखकर कहा, आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नीताजी ने अपनी एक आईब्रो को उठाकर पूछा, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मोना ने बड़ी सी स्माइल करके कहा, आंटी, क्यों ना हम कहीं पिकनिक पर चले? अभी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे भी अच्छा लगेगा और बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। कायर ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, सही कहा तुमने, सिर्फ अभी ही नहीं, मुझे तो लगता है अर्जुन भाई और कुणाल को भी अच्छा लगेगा, और उससे ज्यादा अच्छा तो तुम्हें लगेगा। इतना कहने के बाद कायरा ने अपने दांत भींच लिए। मोना कायरा के ताने को नहीं समझ सकी। उसने खुश होकर कहा, ठीक है, ये पक्का कई कि हम सब जा रहे हैं। मैं कुणाल, अभी, मानव और नीरज अंकल को बताकर आती हूँ। इतना बोल मोना वहां से चली गई। रूम में मौजूद चारों लोग हैरान थे, क्योंकि नीताजी ने तो पिकनिक पर जाने के लिए बोला ही नहीं। मोना ने खुद ही समझ लिया। वही परी भी रूम से जाते हुए बोली, मैं अभी के पास हॉस्पिटल जा रही हूँ। वही कायरा जब रूम में गई तो कुणाल लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। कायरा कुणाल के सामने खड़ी हो गई और थोड़े गुस्से से बोली, कि कुणाल, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही उस मोना डार्लिंग के आसपास भटकते हैं? कायरा का सवाल सुनकर कुणाल ने अपना लैपटॉप बगल में रख दिया और कायरा के आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें उससे क्या, मैं चाहे जिसके भी आसपास भटकूं? इतना बोलने के बाद कुछ सोचकर कुणाल मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कायरा जी, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? कुणाल की बात सुनकर कायरा अपनी नजरें चुराने लगी। यह देखकर कुणाल जोर जोर से हंसने लगा। उसे यूं हंसता देख कायरा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुणाल से कुछ नहीं पूछा। कुणाल ने सरकेस्टली हंसते हुए कायरा से कहा, कायरा बेबी, तुम्हें पता है ना मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? भी कायरा कंफ्यूज होकर कुणाल को देखने लगी, तो कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर आगे कहा, कायरा बेबी, आई एम सॉरी, मैंने हमारी शादी के बाद तुमसे बदतमीजी की। मैं हमारी शादी को एक मौका देना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? बोलो। इस बार कायरा पूरी तरह से हैरान हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो अभी अभी जो सुना वह सही है। उसने हकलाते हुए कुणाल से पूछा, तुमने क्या कहा? कुणाल अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपने कान पकड़कर बोला, सॉरी बेबी, मैंने सोचा था शादी करके तुम्हें परेशान करूंगा, लेकिन पता नहीं कब मैं तुम्हें पसंद आने लगा। शायद बचपन से ही, मगर अपने गुस्से और जलन के कारण मैंने हमेशा अपनी फीलिंग को इग्नोर किया। लेकिन जब मैंने तुम्हें उस फेक ब्लैक टाइगर के करीब देखा तो मैं गुस्से से पागल ही हो गया था। तब मुझे पता चला कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। कायरा अभी भी किसी स्टैचू की तरह अपनी जगह पर खड़ी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। कुणाल खड़ा हुआ और कायरा को गले लगा लिया। कुणाल ने कायरा को गले लगाकर डेविल स्माइल करते हुए कहा, कायरा डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद मैंने कुछ किया नहीं तो क्या मैं भूल गया कि तुमसे शादी करने का मेरा मकसद क्या था? कुणाल खुराना जो भी करता है अपने ही स्टाइल में करता है, फिर वह चाहे बदला ही क्यों ना हो, बस एक बार तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए
कायरा ने कुणाल को खुद से दूर कर दिया और उसे घूर के देखने लगी। फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, कुणाल आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप मुझे परेशान करने के बजाय प्यार भरी बातें कर रहे हो। कुणाल ने स्माइल करते हुए कहा, कायरा जी मुझे पता है तुम्हें थोड़ा समय चाहिए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समय ही समय देने को तैयार हूँ, बस अपना जवाब में देना। इतना कहकर वह कुछ देर कायरा को वायु ही घूरता रहा, फिर रूम से चला गया। रूम से बाहर निकलकर कुणाल के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। शायद वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ भैरव जी ने अपने बॉडीगार्ड को मानव को अंदर लाने को कहा। मानव जैसे ही भैरव जी के घर के अंदर आया, लिटिल अवनी भागते हुए गई और उसके गले लग गई। हब्बी हब्बी, आप आ गए हो। आपको पता है लिटिल अवनी ने आपको बहुत मिस किया। हब्बी आप कहाँ थे? आप लिटिल अवनी से मिलने क्यों नहीं आए? बोलो। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव हैरान हो गया। उसने सोचा क्या वो बेबी नहीं थी जो उसे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई थी, और अब वह ऐसे बिहेव कर रही जैसे उसे छोड़कर गया था। लिटिल अवनी उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। मानव के चेहरे को देखकर लिटिल अवनी के चेहरे पर जो खुशी थी वो चली गई और उसकी जगह परेशानी ने ले ली। लिटिल अवनी ने घबराकर मानव से पूछा, हब्बी आपको क्या हुआ? आपके चिक्सी इतना रेड रेड क्यों है? बोलो बोलो। मानव बस एक टक लिटिल अवनी को ही देख रहा था। फिर आगे बढ़कर उसने लिटिल अवनी को गले लगा लिया और धीरे से कहा, बेबी क्या आपने नहीं कहा था कि मोना के छूने से मैं गंदा हो गया हूँ, इसलिए मैंने खुद को साफ करने के लिए यह सब किया, और मैं 11 बार नहाया भी हूँ ताकि खुद को अच्छे से साफ कर सकूँ। लिटिल अवनी शौक होकर मानव को देखने लगी तो मानव उसका हाथ पकड़कर आगे बोला, बेबी अब तो आप मुझसे दूर नहीं भागेगी ना? बोलो देखो, इन्हें अपने हाथों और गालों को अच्छे से क्लीन किया है। जैसे ही मानव ने कहना बंद किया, लिटिल अवनी ने तुरंत मानव का हाथ चेक किया जिसे मोना ने छुआ था। लिटिल अवनी ये देखकर चौंक गई कि मानव का हाथ रगड़ने के कारण लाल और नीला पड़ चुका था और सूज भी गया था, लेकिन मानव को तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और लिटिल अवनी से पूछा, बेबी अब आप मुझसे दूर तो नहीं भागोगे ना? बोलो। मानव को थोड़ा डर भी लग रहा था, कहीं लिटिल अवनी फिर से उसे गंदा बोलकर उससे दूर न हो जाए। लिटिल अवनी अभी तो चुप थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसकी चुप्पी को मानव के गलत समझ लिया। उसे लगा लिटिल अवनी अभी भी उससे नाराज है। मानव के अंदर एक उदासी ने जगह ले ली। उसने थोड़ा उदास होकर कहा, ठीक है मैं समझ गया। इतना बोलकर वो जाने लगा तो लिटिल अवनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कंफ्यूज होकर पूछा, हब्बी आप क्या समझ गए हो? मानव अपनी जगह पर रुका, फिर कुछ देर सोचते हुए बोला, यही कि शायद मुझे खुद को और साफ करने की जरूरत है। लिटिल अवनी मानव की बात सुनकर रोने लगी। हब्बी हब्बी आह आ उसने मानव को गले लगा। वो रोते हुए बोली, सॉरी हब्बी यह सब लिटिल अवनी के कारण हुआ है। आपका हाथ कितने रेड रेड हो गया, आपको कितना दर्द हो रहा होगा। वही भैरव जी और कंचन जी मानव को घूर कर देख रहे थे क्योंकि जब से मानव आया था उसने अकेले ही लिटिल अवनी का सारा अटेंशन खुद ही ले लिया था। भैरव जी को इस वक्त बहुत ही जलन हो रही थी। वह गुस्से से मानव को देखते हुए बोले, तुम कौन हो और मेरी लिटिल अवनी के इतने करीब क्यों खड़े हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे गले लगाने की? मानव जो अभी तक शांत था वो भैरव जी के मुंह से मेरी लिटिल अवनी सुनकर भड़क गया। मानव की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से भैरव जी से कहा, मेरी बेबी सिर्फ मेरी है यानी? मानव सिंह की समझे आप? मानव का नाम सुनकर भैरव जी शॉक हो गए, जैसे उन्होंने पहले भी यह नाम कहीं सुना है। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वह हैरान होकर मानव को देखते हुए बोले, क्या यह वही है? पर वह तो मर चुका है। कंटिन्यू आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। मानव घूर के भैरव जी को देख रहा था मगर अभी भी उसे चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसने भैरव जी और कंचन जी को इग्नोर किया और लिटिल अवनी के होठों पर एक बेबी किस करके बोला, बेबी आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? आप तो मुझे पहले से भी ज्यादा हल्के लग रहे हो। क्या इन लोगों ने आपको खाना नहीं दिया? मानव की बात सुनकर भैरव जी, कंचन जी और रानी हैरान हो गए। वही राज उसके लिए यह सब कोई नई बात नहीं थी। भैरव जी ने छोरा तेज आवाज में मानव से कहा, मानव सिंह भला कौन इंसान कुछ ही घंटों में हल्का हो सकता है? लिटिल अवनी जैसे पहले भारी थी वैसे ही अभी भी उतनी ही भारी है। मानव ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेबी को भारी कहने की? आपको दिख नहीं रहा वह कितनी कमजोर हो गई है? मुझे नहीं लगता आप सब ने उसे कुछ खाने को भी दिया है। मानव की बात सुनकर कंचन जी बोली, बेटा वह लिटिल अवनी के लिए ध्रुव खाना बना रहा है।
वह बस आता ही होगा। मानस ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसने लिटिल अवनी को गोद में उठाया और सोफे पर पहले खुद बैठा, फिर लिटिल अवनी को अपनी गोद में बैठा लिया। लिटिल अवनी का चेहरा मानव की बात सुनकर मुरझा गया। वो फुल एक्टिंग कर रही थी ताकि मानव को लगे कि वह सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है। वह चुपचाप मानव की गोद में बैठी थी जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। मानव को भैरव जी और उनके परिवार वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन सब ने उसकी लिटिल वाइफ का ध्यान अच्छे से नहीं रखा। उसने अपनी कठोर आवाज में राज पर चिल्लाते हुए कहा, राज क्या तुम अपनी लिटिल बेबी सिस्टर का ध्यान नहीं रख सकते? तुम्हें पता है ना कि उसे थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ खाने को चाहिए होता है, वरना उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। क्या तुम भूल गए? राज डरते हुए बोला, जीजू वो लिटिल बेबी सिस्टर ने कहा था कि वो आपके हाथ सही खाना खाएगी। मैंने कहा था मैं आपको कॉल कर दूं, पर उसने मना कर दिया कि आप खुद आओगे। और मानव उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, और तुमने उसकी बात मान ली? नाराज चुप हो गया क्योंकि उसे पता था उसने गलती की है। मानव राज को गुस्से से देख रहा था। तभी उसे अपने हाथों में कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने अपना सर नीचे करके देखा तो घबरा गया क्योंकि लिटिल अवनी रो रही थी। मानव ने घबराते लिटिल अवनी से पूछा, बेबी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? क्या कुछ हुआ है? बोलो। लिटिल अवनी रोते हुए बोली, हब्बी भूख लगी है। मानव ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, डोंट वरी बेबी, अभी हब्बी आपके लिए खाना लेकर आते हैं। इतना कहकर मानव ने अपना कोट उतारकर सोफे दिया और खुद किचन के अंदर चला गया। लिटिल अवनी भी सोफे से उठी और मानव के पीछे पीछे चली गई। जैसे ही लिटिल अवनी किचन के दरवाजे के पास पहुंची तो उसे अपना सर भारी महसूस होने लगा। उसे सब धुंधला नजर आने लगा। वो अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाने लगी। मानव ने उसे जो ब्रेकफास्ट कराया था उसके बाद से ही उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। लिटिल अवनी गिरती उससे पहले ही 2 मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। मानव ने अपने गुस्से को शांत किया और लिटिल अवनी को गोद में उठाकर किचन के अंदर आ गया। ध्रुव ने अब तक सब कुछ बना लिया था। उसने किचन के अंदर लिटिल अवनी को किसी अनजान इंसान के गोद में देखकर मानव से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव मानव को नहीं पहचान पाया क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में जब भी वह दोनों मिलते थे तो मानव हमेशा अपना फेस कवर करके रखता था। मानव ने ध्रुव के सवालों को इग्नोर किया और लिटिल अवनी को स्लैब पर बैठाकर उसके लिए कुछ खाने को निकालने लगा। मानव ने जब खाने को देखा तो उसने चिढ़ते हुए ध्रुव से कहा, क्या तुम कुछ हेल्थी खाना नहीं बना सकते? मिस्टर ध्रुव। मानव के मुंह से अपना नाम सुनकर ध्रुव हैरान हो गया। उसके हाथ चॉकलेट मिल्क शेक बनाते बनाते अपनी जगह रुक गए। मानव को देख उसने हैरान होकर पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बोलो। मानव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ध्रुव के हाथों से चॉकलेट मिल्क शेक लिया और लिटिल अवनी को पिलाते हुए बोला, बेबी ड्रिंक इट। लिटिल अवनी ने अपना सर मानव के सीने पर रख दिया और मिल्क शेक पीने लगी। मानव अपने एक हाथ से उसके सर को सहलाने लगा। ध्रुव से देखते हुए मानव से बोला, हे तुम इसका ध्यान ऐसे क्यों रख रहे हो जैसे यह कोई 5 साल की बच्ची हो जो अपने हाथ से मिल्क शेक तक भी नहीं पी सकती? मानव ने गुस्से से जवाब दिया, सही कहा तुमने, ये मेरा प्यारा सा बच्चा ही है और तुम अब जल्दी से टेस्टी टेस्टी खाना निकालो मेरी बेबी के लिए। मानव के मुंह से बेबी सुनकर ध्रुव एक बार फिर से हैरान हो गया। अपनी हैरानी छुपाकर उसने लिटिल अवनी के लिए खाना निकाला और मानव को देते हुए बोला, यह लो और अपनी बहन को खिला दो। मानव ने अपने डरावनी नज़र से उसको देखा जैसे ध्रुव ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। तभी लिटिल अवनी की धीमी आवाज मानव और ध्रुव सुनाई दी, यह भी खाना दो ना। मानव ने जल्दी से प्लेट ली और लिटिल अवनी को खिलाने लगा। धीरे धीरे लिटिल अवनी ने लगभग 3 से 4 लोगों का खाना अकेले ही खत्म कर दिया। ध्रुव अपनी आंखें फाड़ कर लिटिल अवनी को ही देख रहा था जैसे उसने किसी 8वें अजूबे को देख लिया हो। थोड़ी देर बाद, हब्बी जल्दी चलो, हब्बी जल्दी चलो। लिटिल अवनी मानव के पीठ पर बैठी उसे आर्डर दे रही थी और वही मानव उसे अच्छे से पकड़कर किचन से बाहर आ रहा था क्योंकि लिटिल अवनी बार बार हिल डुल रही थी। राज ने अपने बालों को सहलाते हुए सभी से कहा, ऐसे आंखें फाड़ कर उन दोनों को मत देखिए, ये उनका रोज का है। वैसे अब मुझे लगता है कि मेरी लिटिल बेबी सिस्टर की एनर्जी वापस आ गई है। उसने अपनी बैटरी फुल चार्ज कर ली। अब पक्का वो शैतानियां करके जीजू को खूब परेशान करेगी और साथ में हमें भी।
भैरव जी और कंचन जी और रानी हैरान होकर लिटिल अवनी को देख रहे थे क्योंकि लिटिल अवनी अब बिल्कुल एनर्जेटिक दिख रही थी। लिटिल अवनी सभी के पास पहुंचते ही मानव के पीठ से उतर गई और मानव सोफे पर धक्का दे दिया। मानव कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उसके ऊपर चढ़ गई। लिटिल अवनी शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, हब्बी चलो किसी करते हैं। इतना कहकर उसने मानव के शर्ट के 4 बटन खोल दिए और मानव के गर्दन सीने पर किस करने के साथ साथ काटने लगी। मानव ने लिटिल अवनी का चेहरा पकड़ा और उसके होठों को चूमने लगा। मानव की इस हरकत से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए, सिवाय राज के, क्योंकि उसके लिए ये सब नॉर्मल था। भैरव जी अपने होश में वापस आते हुए बोले, बेशर्म इंसान, शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसी हरकत करते हुए, और बच्ची को भी ये सब सिखा रहे हो। राज अपना गला साफ करते हुए बोला, अंकल आप उस बच्ची को कम मत समझिए, उसने ही ये सब जीजू को सिखाया है, कि कोई गलती नहीं है। इतना बोल वो रानी को लेकर भाग गया। मानव ने जब भैरव जी की बात सुनी तो वो रुक गया। उसने भैरव जी से कहा, बेहतर होगा अपने काम से मतलब रखे आप और मुझे डिस्टर्ब न करे। इतना बोल मानव फिर से लिटिल अवनी को किस करने लगा। कंटिन्यू। मानव की बेशर्मी देख क्या करेंगे भैरव जी, कैसे रिएक्ट करेंगे सभी। लिटिल अवनी का बोल्ट अवतार देखकर आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहे। 10 मिनट बीत चुके थे। भैरव जी अभी भी लगातार मानव को घूर रहे थे, जो लिटिल अवनी को बेशर्म की तरफ उनके सामने ही किस कर रहा था। अंकल क्या आपको भी कुछ चाहिए? तो मुझे इसके आगे ध्रुव कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि मानव और लिटिल अवनी को ऐसे खुले आम किस करते देख उसके आगे के शब्द गले में ही अटक गए। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मानव और लिटिल अवनी को किस करते हुए ही घूर रहा था। जब मानव को किसी की तपिश खुद पर महसूस हुई तो उसने लिटिल अवनी को किस करना छोड़ के उसने भैरव जी और ध्रुव को देखा, जो उसे ही घूर रहे थे। मानव थोड़ा नाराजगी से बोला, आप सबको शर्म नहीं आती हमें किस करते हुए देखकर? और ध्रुव क्या तुम्हें पता है तुम्हारी होने वाली बीवी इस वक्त कहाँ है? बेहतर होगा अगर तुम हमारे बजाय उस पर ध्यान दो, वरना क्या पता कल वह तुम्हारे बच्चों की माँ बनने के बजाय तुम उसके बच्चों के मामा बन जाओ। ध्रुव ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? बोलो। मानव डेविल स्माइल करके बोला, यही कि तुम्हारी होने वाली बीवी इस वक्त कहाँ है। ध्रुव मानव को पता था रानी को राज अपने साथ लेकर गया है। भैरव जी और ध्रुव दोनों ने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई, लेकिन उन्हें रानी नहीं दिखी। मानव ने इरिटेट होकर इस बार थोड़े गुस्से से कहा, अब आप दोनों यह से जा रहे हैं या पूरी पिक्चर देख कर ही जाएंगे बेशर्म की तरह। मानव की बेशर्मी भरी बातें सुनकर भैरव जी और ध्रुव के कान शर्म के कारण लाल पड़ गए। भैरव जी ने खुद के गुस्से को काबू किया और मानव को घूरते हुए कहा, बेशर्म हम दोनों नहीं तुम हो, और शर्म भी तुम्हें आनी चाहिए, इतनी छोटी लड़की के साथ ये सब कर रहे हो। मानव ने भी उसी टोन में जवाब दिया, हाँ तो बीवी है मेरी, 7 फेरे लिए है मैंने, ऐसे ही थोड़ी न कुछ भी कर रहा हो। भैरव जी चीर कर बोले, हाँ तो यहाँ सबके सामने क्यों कर रहे हो? रूम में जाकर भी तो किस कर सकते हो न। मानव अपनी तिरछी नजरों से भैरव जी को देख कर बोला, हाँ तो शादी भी तो सबके सामने की था, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? भैरव जी अपना आपा खोते हुए बोले, बस बहुत हुआ, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वही लिटिल अवनी जो मानव के रुक जाने से उसे ही देख रही थी, जब उसने देखा भैरव जी कैसे उसके हब्बी को डांट रहे हैं तो उसने अपना मुंह फुला लिया और भैरव जी को देखते हुए कहा, डैडी आप लिटिल अवनी के हब्बी को क्यों डांट रहे हो? हब्बी तो कितने अच्छे हैं, वो तो अब लिटिल अवनी के किसी मांगने पर वो भी दे देते हैं। इतना बोल वो अपनी पलकें बार बार झपकाने लगी। ध्रुव और भैरव जी शौक होकर लिटिल अवनी को देख रहे थे, और वही मानव अपने चेहरे पर एक जीत भारी मुस्कान लेके अपने सामने खड़े दोनों इंसानों को देखने लगा, जैसे बोल रहा हो, मेरी बेबी हमेशा मेरे साथ और मेरी तरफ है। ध्रुव बड़बड़ाते हुए बोला, ओह माय गॉड ये बच्ची तो बड़ी डेंजर है, मुझे लगा था ये बहुत सीधी होगी लेकिन ये तो एक नो की बेशर्म निकली। उसकी बात सुनकर भैरव जी पर गुस्सा करते हुए बोले, ये सब इस मानव के कारण होगा, इसी ने मेरी बच्ची को इस तरह बनाया होगा, वरना तो मेरी लिटिल अवनी फूल जैसी नाजुक और भोली है। ध्रुव भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सही कहा अंकल आपने, इस लड़के ने ही लिटिल अवनी को बिगड़ा होगा, मुझे इस लड़के के इरादे नेक नहीं लग रहे। मानव उसकी बकवास सुनकर पक चुका था। उसने लिटिल अवनी का हाथ पकड़ा और वह से जाते हुए बोला, बेबी चलो यह से
वरना ये लोग हमें रोमांस नहीं करने देंगे। मानव ने जानबूझकर रोमांस का नाम लिया क्योंकि उसे पता था रोमांस का नाम सुनकर लिटिल अवनी यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी, और हुआ भी वही। रोमांस का नाम सुनकर लिटिल अवनी बिजली की रफ्तार से खड़ी हो गई और मानव को घसीटते हुए अपने रूम में ले जाने लगी। हाँ, हब्बी, चलो जल्दी चलते हैं, वरना ये लोग कुछ नहीं करने देंगे। वही पीछे खड़े दोनों इंसान बुरी तरह लिटिल अवनी और मानव को घूर रहे थे। उन्हें मानव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रूम में पहुंचते केरवमानव ने लिटिल अवनी को बेड पर बैठा दिया और खुद वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद जब मानव वॉशरूम से बाहर निकला तो वो लिटिल अवनी को अपने एकदम सामने देख चौंक गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, बेबी, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? लिटिल अवनी ने अपने दांत दिखाकर कहा, हाँ हब्बी चाहिए। मानव बालकनी के पास जाकर बोला, हम तो कहिए लिटिल अर्धांगी जी, क्या कहने हैं आपको अपने हब्बी से? लिटिल अवनी अर्धंगी सुनकर कुछ सोचने लगी। मानव ने जब उसे अपने हो खायडलों में गुम देखा तो उससे पूछा, लिटिल अर्धांगी जी कहिए। लिटिल अवनी अजीब सा मुंह बनाकर बोली, हब्बी पहले ये बताइए ये अंधा गंजी क्या है? मानव मुस्कुराते हुए बोला, बेबी अंधा गंजी नहीं धांगी। लिटिल अवनी गुस्से से बोली, हाँ, वही जो भी हो। आप लिटिल अवनी को नहीं बोल सकते क्योंकि लिटिल अवनी न तो अंधी है और ना ही गंजी। अपनी लिटिल वाइफ के भोलेपन को देख मानव हंसने लगा। उसे यूं हंसते देख लिटिल अवनी को लगा मानव उसका मजाक उड़ा रहा, इसलिए वो गुस्सा हो गई। मानव उसके गालों को चूमते हुए बोला, बाबू, बेबी, बच्चा, हब्बी ने आपको गंजा नहीं कहा। वो सब छोड़िए, आपको कुछ चाहिए था ना, तो बताइए क्या चाहिए? लिटिल अवनी अपने दांत दिखाते हुए बोली, जिसे सुनकर मानव के कान शर्म से लाल हो गए। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया। कंटिन्यू आगे जानने के लिए बने रहे। लिटिल अवनी मानव को पीछे से हग करके बोली, हब्बी चाहिए। लिटिल अवनी को मानव उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मा गया और फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मानव ने उसे पलटकर कसके गले लगा लिया और अपनी ठुड्डी लिटिल अवनी के सर पर रख दिया। मानव को बहुत ही सुकून मिल रहा था लिटिल अवनी के पास, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अंदर से घबराहट और एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। लिटिल अवनी उससे दूर होकर अपना रूम दिखाते हुए बोली, हब्बी देखो न, लिटिल अवनी का नया रूम डैडी ने तैयार किया है। मानव अभी भी एकटक उसे ही देख रहा था। उसने लिटिल अवनी को खुद से चिपकाते हुए कहा, हाँ मैंने देखा। लिटिल अवन अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोली, खूबसूरत है ना यह हब्बी? मानव लिटिल अवनी को घूरते हुए बोला, हम्मम, लेकिन मेरी बेबी से ज्यादा सुंदर नहीं है। अपनी तारीफ सुनकर लिटिल अवनी बादलों में उड़ने लगी। उसने खुश होकर कहा, हब्बी और तारीफ करो ना लिटिल अवनी की, प्लीज। मानव मुस्कुराते हुए बोला, मेरी लिटिल बीवी जान अर्धांगी सबसे प्यारी है, बिल्कुल खरगोश जैसी क्यूट और ब्यूटीफुल। लिटिल अवनी ने चहकते हुए कहा, और हब्बी और करो ना तारीफ। मानव ने अपना सिर नामे हिलाते हुए लिटिल अवनी को बेड पर अच्छे लिटा दिया। फिर उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, अभी मुझे लगता है आप बहुत थक गए हो। पहले आप थोड़ा आराम कर लो, फिर डिनर करके सो जाना। मुझे भी अभी आपके न्यू डैडी से बात करनी है। लिटिल अवनी ने तुरंत मानव का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली, नहीं हब्बी, आप नहीं जाओगे अकेले बात करने? उसका ऐसा रिएक्शन देख मानव ने उससे पूछा, लेकिन क्यों माय लिटिल बेबी? लिटिल अवनी बड़बड़ाते हुए बोली, डैडी ने कहा था हब्बी को कभी भी अकेले किसी से बात मत करने देना, वरना दूसरे इंसान हब्बी को लिटिल अवनी से चुरा लेंगे। अगर आप दूसरे डैडी से अकेले में बात करोगे तो क्या पता वह आपको पसंद करने लगे, या फिर आप उन्हें पसंद करने लग गए तो फिर लिटिल अवनी और उसके फ्यूचर बेबीज का क्या होगा? बोलो कोई जवाब है आपके पास? हब्बी मानव अपनी लिटिल वाइफ के इस सोच से हैरान और स्पीचलेस दोनों हो गया। तभी एक बार फिर लिटिल अवनी की आवाज उसके कानों में पड़ी। लिटिल अवनी ने कहा, प्यारे हब्बी, आप नहीं जाओगे? चलो ना, चलो हम फिर से रोमांस करते हैं। इतना बोल लिटिल अवनी मानव को अपनी चमकती आंखों से देखने लगी। मानव उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुरा दिया। उसने लिटिल अवनी के हाथों को सहलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने किस किया था। अब नहीं। लिटिल अवनी मुंह फुलाकर बोली। हब्बी मानव ने उसे आंखें दिखाई तो लिटिल अवनी ने अपना सर नीचे कर लिया। कुछ वक्त बाद मानव को लगा लिटिल अवनी सो गई। उसने अपना सर नीचे करके देखा तो हैरान हो गया। लिटिल अवनी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। मानव ने अपनी एब्रो उठाकर देखा, जैसे बोल रहा हो क्या? लिटिल अवनी मानव के सीने में अपना सर घुसाते हुए बोली, हब्बी
लिटिल अवनी ने आज अपने न्यू डैडी के घर में एक मूवी देखी जिसमें हीरो हीरोइन को किस रहा था आपको पता है। वह दोनों बेड पर थे, उन्होंने ब्लैंकेट भी ओढ़ी हुई थी आपको पता है। वह दोनों क्या कर रहे थे हब्बी चलो हम भी कर। मानव ने तुरंत लिटिल अवनी का मुंह बंद कर दिया ताकि वह आगे ना बोल पाए, क्योंकि लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव समझ गया वो आगे क्या बोलने वाली है। मानव के कान लाल हो गए, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, मगर लिटिल अवनी के चेहरे पर जरा सा भी शर्म नहीं था। लिटिल अवनी जबरदस्ती मानव का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए बोली, हब्बी चलो ना हम भी करते हैं। वह जो दोनों कर शटअप। और किस किस इंसान ने तुम्हें ऐसी बेहुदा मूवी दिखाई है, आज मैं उस इंसान की टांगे तोड़ दूंगा। मानव को चिल्लाता देख लिटिल अवनी रोनी सूरत बनाकर बोली, हब्बी अब आप लिटिल अवनी से प्यार नहीं करते ना? बोलो अगर करते तो आप लिटिल अवनी को नहीं डांटते। मानव ने अपना सर झटका, क्योंकि लिटिल अवनी की बात सुनकर उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने लिटिल अवनी को समझाते हुए कहा, बेबी ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लिटिल अवनी बेड के कोने में दुबक गई, फिर मानव से शिकायत की, अगर ऐसा है तो आपने लिटिल अवनी को क्यों डांटा? बोलो बोलो, जवाब है कोई आपके पास? मानव धीरे से बड़बड़ाया, यह ससुर जी कम थे जो अब इस घर के लोग भी मेरे बेबी को उल्टी सीधी चीजें सिखाने लगे। इन सब को तो मैं सुबह दिखाऊंगा कि मानव सिंह क्या चीज है। मानव अपनी सोच में डूबा था, तभी लिटिल अवनी नखरे दिखाते हुए बोली, देखो देखो अब आप प्यार नहीं करते, पहले तो लिटिल अवनी के गुस्सा होते ही आप उसके पास उसे मनाने आते थे, पर अब देखो आप तो लिटिल अवनी को मनाने भी नहीं आ रहे। इतना बोल वो रोने लगी। मानव अपनी सोच से बाहर आया और हैरान होकर उसे देखने लगा। मानव को इस वक्त अपना सर दीवार पर मारने का मन कर रहा था। अंत में मानव ने हथियार डालते हुए कहा, ठीक है हब्बी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर कि आप जल्दी सो जाओ। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी की आंखों के सारे आंसू अचानक गायब हो गए। वो मानव को पकड़ कर लेट गई। आधे घंटे बाद मानव ने अपना सर नीचे करके लिटिल अवनी को देखा जो आराम से सो रही थी। मानव अपनी जगह से उठा और धीरे कदमों से रूम के बाहर चला गया। मानव के जाते ही लिटिल अवनी की आंखें खुल गई। स्टडी रूम में भैरव जी चेयर पर बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खोल मानव अंदर आया। भैरव जी को देख मानव का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपने खतरनाक नजरों से भैरव जी को देखते हुए पूछा, आप चाहते क्या हैं मुझसे? मानव को अपने सामने इतने गुस्से में देख भैरव जी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उन्होंने मानव से कहा, आओ मेजर साहब। मेजर शब्द सुनकर मानव का खून खोलने लगा। उसने कसके अपनी मिट्टी बंद कर ली। भैरव जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे कभी मिल भी पाऊंगा, लेकिन देखो ना हम फिर मिले मेजर साहब। मानव अपना एक हाथ दिवाकर मारते हुए चिल्लाया, बस बहुत हुआ, अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। इतना बोल मानव वहां से जाने लगा। यह देख भैरव जी उसे रोकते हुए बोले, मानव सोचो, अगर मैंने लिटिल अवनी को बता दिया कि वो इतना ही बोले थे कि मानव पलटकर उन्हें अपनी जानलेवा नजरों से देखने लगा। एक पल के लिए तो भैरव जी भी डर गए। मानव ने वार्निंग देते हुए कहा, बेहतर होगा अगर आप अपना मुंह बंद ही रखें, वरना इसका अंजाम शायद आप झेल ना पाए। कंटिन्यू। आखिर भैरव जी ने मानव को मेजर साहब क्यों कहा? क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? और कौन सी बात है जो भैरव जी लिटिल अवनी को बताना चाहते हैं, लेकिन मानव ऐसा नहीं चाहता? जानने के लिए बने रहे। मानव का गुस्सा अचानक गायब हो गया। देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जिसे देख भैरव जी अंदर तक कांप गए। मानव अपने कदम भैरव जी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तो बताइए मुझे आपके इरादे क्या है? जनरल भैरव जी मानव से थोड़ी दूरी बनाते हुए बोले, मानव इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, देखो हम आराम से बात करते हैं। उनको इस तरह खुद से डरता देख मानव ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, सच में आप मुझसे बात कर पाएंगे? खुद की हालत तो देखिए जनरल। इतना कहने के बाद मानव उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए आगे बोला, वैसे मानना पड़ेगा पहले भी आप मुझसे डरते थे और आज भी, तभी तो देखिए आप कैसे मुझसे दूरी बनाकर खड़े हैं। मानव को खुद का मजाक उड़ाता देख भैरव जी गुस्से से भर गए। वह भड़कते हुए बोले, मानव मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्या तुम मेरी थोड़ी सी इज्जत नहीं कर सकते हो? और अगर इज्जत नहीं कर सकते हो तो बेइज्जती भी मत करो। उनकी बात सुनकर मानव हंसने लगा। हंसते हंसते वो वही रखी कुर्सी पर बैठ गया और अपने दोनों पैरों को टेबल के ऊपर रख दिया। मानव की इस हरकत से भैरव जी चिढ़ गए और मानव को गुस्से से घूरने लगे।
मानव अपने एक हाथ से टेबल को बजाते हुए बोला, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मुझे नहीं लगता मुझे किसी भी अरे गहरे के लिए बदलना चाहिए। भैरव जी थोड़ा सख्त आवाज में बोले, ये मेजर, इज्जत से बात करो, मैं सीनियर हूँ, तुम्हारा कोई ऐरा गैरा नहीं। भैरव जी को इस तरह चिल्लाता देख मानव अपने जिस हाथ से टेबल बजा रहा था वो रुक गए। मानव की भौहें तन गई। उसने एक खतरनाक लुक भैरव जी को देते हुए कहा, बेहतर होगा आप मुझे मानव कहकर ही पुकारे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मेरी पुरानी जिंदगी में फिर से कभी नहीं लौटूंगा, यह मेरा आखिरी फैसला है। और हाँ, एक और बात, बेहतर होगा अगर आप मेरी बेबी से दूर रहें, वरना इसका अंजाम सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके साथ साथ आपके चाहने वालों को भी भुगतना होगा। जनरल मानव की तरफ देखते हुए भैरव जी ने अपना सर नाम हिला दिया और अफसोस से कहा, मानव, क्या सच में तुम दोबारा आर्मी में वापस नहीं जाना चाहते हो? तुम एक जांबाज ऑफिसर हो, देश को तुम्हारे जैसे ऑफिसर की जरूर है। उन्होंने इतना ही कहा था कि मानव उनकी बात पूरी होने से पहले ही जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही डरावनी लग रही थी। कुछ देर हंसने के बाद मानव रुका और अपनी ठंडी आवाज में दांत पीसते हुए बोला, क्या सच में मेरे जैसे ऑफिसर की देश को जरूरत है? पर अफसोस की बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जनरल भैरव जी उसे समझाते हुए बोले, मानव वो सब भूल जाओ, क्या तुम नहीं भूल सकते? जैसे ही उनकी बात खत्म हुई मान ने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए खड़ा हो गया। उसने गुस्से से कहा, आज बोल दिया आपने यह बात, लेकिन आज के बाद दोबारा कभी भी मुझसे यह बात मत करिएगा कि मैं वापस आ जाऊं। इतना कहकर उसने एक जोरदार पंच दीवार पर मारा। मानव का मुक्का इतनी तेज था कि दीवार पर लगी पेंटिंग जमीन पर गिर गई। उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। मानव को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नापसंद थी तो वह आर्मी था। वह इस शब्द से कई सालों से नफरत करता आ रहा, क्योंकि यह आर्मी के लोग ही थे जिन्होंने उसे सब कुछ छोड़ने पर मजबूर किया जो उसने कभी किया ही नहीं। उसका इल्जाम लगाया। मानव ने गुस्से से टेबल पलट दिया और सारा सामान इधर-उधर फेंकने लगा। उसे ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल देख भैरव जी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोल सके या आगे बढ़कर मानव को रोक सके। मानव गुस्से से चिल्लाया, क्या भूल गए? वह आप ही थे जिन्होंने सालों पहले मुझे आर्मी छोड़ने पर मजबूर किया। तभी मैंने कसम खाई थी कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आज के बाद कभी भी ना तो आर्मी कैंप में कदम रख लूंगा और ना ही कभी वापस आऊंगा। डर से कांपते हुए भैरव जी कमरे के कोने में दुबक गए और हकलाते हुए मानव से बोले, हाँ, मैं समझ गया मानव, पर प्लीज मुझसे दूर रहो। तुम्हारा इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है मानव, अपने गुस्से को काबू में करो। मानव जो तोड़फोड़ कर रहा था उसने अपने लाला आंखों से भैरव जी को देखा तो भैरव जी की जान हलक में आ गई। उन्होंने खुद को कोसते हुए कहा, क्या जरूरत थी मुझे इस शैतान से बात करने की? खामखा इसके अंदर के शैतान को जगा दिया। ने इतना कहने के बाद वह अपने सर को ऊपर करके भगवान जी को याद करने लगे कि शायद भगवान जी कोई चमत्कार करके किसी को उसकी मदद के लिए भेज दे। आज शायद भगवान जी भैरव जी पर मेहरबान थे, तभी तो उन्होंने उस पर तरस खाकर किसी को भेज दिया। मानव गुस्से से भैरव जी तरफ बढ़ने लगा, तभी दो छोटे छोटे नन्हे हाथों ने उसे पीछे से गले लगा लिया। किसी की छुअन महसूस कर मानव के अंदर का जानवर जाग गया। उसने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी लिटिल वाइफ खड़ी है। मानव का गुस्सा एकदम से छूमंतर हो गया। अभी तक रूम में जो भयानक ऑरा मौजूद था वो अचानक गायब हो गया। लिटिल अवनी अपनी आंखें मसलते हुए बोली, हब्बी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है लिटिल अवनी ने आपको हर जगह ढूंढा। वह तो राज भाई ने लिटिल अवनी को बताया कि आप यहाँ हो। मानव ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए लिटिल अवनी को कसकर गले लगा लिया और उसके नेक पर धीरे धीरे किस करने लगा। वही भैरव जी मानव को इतनी जल्दी शांत देख शॉक हो गए। उन्हें अच्छे से याद है, ऐसा कोई भी नहीं है जो मानव का गुस्सा शांत कर सकता था। जब उसे गुस्सा आता था वह हमेशा 3-4 लोगों की हड्डियां जब तक नहीं तोड़ता था तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता था। वही लिटिल अवनी को जब महसूस हुआ कि मानव उसे किस कर रहा है तो उसकी सारी नींद उड़ गई। वही भैरव जी ने देखा मानव का ध्यान उनकी तरफ नहीं है। यह देख उन्होंने चैन की सांस ली और चुपके चुपके दरवाजे की तरफ जाने लगे। उन्होंने देखा राज दरवाजे के पास खड़े होकर उन्हें बाहर आने को कह रहा था। उन्होंने ना आव देखा न ताव, वो तुरंत रूम से बाहर भाग गए। राज उन्हें रूम से थोड़ी दूर ले जाकर बोला, अंकल, आप क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है क्या जीजू का गुस्सा कितना खतरनाक है? अगर एक बार उनके अंदर का राक्षस जाग गया तो किसी को नहीं छोड़ते, और यह राक्षस पिछले कई महीनों से सोया हुआ है जिसे आज आप जगाने वाले थे। भैरव जी अपने दिल पर हाथ रखकर बोले, तुम सही कह रहे हो। मुझे तो आज लग रहा था शायद ही जिंदा बच पाऊं। इतना बोल वो
हैरान होते हुए राज से बोले, वैसे यह बताओ उसका गुस्सा शांत कैसे हुआ? जहाँ तक मैं जानता हूँ वह कभी भी इतनी आसानी से शांत नहीं होता। राज अपने दांत दिखाते हुए गर्व से बोला, यह सब मेरी लिटिल बेबी सिस्टर का कमाल है। एक वही तो है जो चीजों को अपने काबू में कर सकती है। जीजू चाहे जितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन वह कभी भी लिटिल बेबी सिस्टर पर गुस्सा नहीं करते और ना ही अपना राक्षस रूप उसे दिखाते हैं, इस डर से कि कहीं लिटिल बेबी सिस्टर उनसे डर ना जाए और उनसे दूर ना हो जाए। खैर डेविल तो मेरी बहन भी है, पर यह बात जीजू समझते ही नहीं। भैरव जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो मानव की कमजोरी लिटिल अवनी है, मुझे नहीं पता था पर अब पता चल गया है ना। राज अपना मुंह बनाते हुए बोला। भैरव जी ने बड़े क्यूरियस होकर राज से पूछा, अच्छा यह बताओ मानव और लिटिल अवनी कब से एक दूसरे को जानते हैं? राज ने उन्हें ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो, फिर अपना मुंह बनाकर जवाब दिया, कब से का क्या मतलब है? जब से मेरी लिटिल बेबी सिस्टर इस दुनिया में आई है तब से ही जानते हैं। यह बात सुनकर भैरव जी एक बार फिर शॉक हो गए। उन्होंने पूछा, वैसे क्या तुम्हें अपनी लिटिल बेबी सिस्टर से प्यार नहीं है जो तुमने उसे इस राक्षस के हवाले कर दिया? अगर मैं होता तो इसे अपनी बेटी देखने तक ना देता, क्या पता कब गुस्से में उसे कुछ कर दे। भैरव जी की बात सुनकर राज थोड़ा गुस्से से बोला, देखिए अंकल, भले ही जीजू कैसे भी हो पर वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार वो लिटिल बेबी सिस्टर से करते हैं, कभी भी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। प्लीज आप उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। इतना कहकर राज थोड़े गुस्से से वहां से चला गया। उसके जाते ही भैरव जी शैतानी मुस्कान लिए स्टडी रूम की तरफ देखने लगे, फिर धीरे से बोले, मानव की कमजोरी लिटिल अवनी है, इंटरेस्टिंग। इतना कहकर वह हंसने लगे। वही स्टडी रूम में मानव ने लिटिल अवनी को गोद में उठा लिया और अपने रूम की तरफ से चला गया। इस बीच भी उसने किस को ब्रेक नहीं किया, वो अभी भी लगातार लिटिल अवनी को किस किए जा रहा था। रूम में पहुंचते ही मानव ने लिटिल अवनी को बेड पर लिटा दिया और अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देख लिटिल अवनी की आंखें चमकने लगी। उसने मानव से पूछा, हब्बी क्या हम रोमांस करने वाले हैं? मानव ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी शर्ट के बटन खेलने के बाद उसने लिटिल अवनी की तरफ अपनी डिजायर भरी नजरों से देखा। मानव को पता था वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता और नहीं लिटिल अवनी की हेल्थ अच्छी है कि वो कुछ कर सके, लेकिन वो थोड़ा सा रोमांस तो कर ही सकता है। ये सोचते ही मानव ने लिटिल अवनी की टी शर्ट को उतार दिया और उसके होठों पर किस करने लगा। वही दूसरी तरफ परी ने अभी को सूप पिलाते हुए पूछा, अभी तुमस डार्लिंग? नहीं, मेरा मतलब मोना को कैसे जानते हो? परी का सवाल सुनकर अभी मन ही मन हंसने लगा। उसे पता था परी को जलन हो रही है, लेकिन ये बात वो कभी नहीं मानेगी। अभी ने परी को जलाने के लिए थोड़ा शर्माते हुए कहा, वो मैं और मोना बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम हमेशा साथ में खेलते थे। यही नहीं, हम तो कभी भी टेबल पर भी साथ में सो जाते थे। परी जैसे अभी की बात सुन रही थी वैसे वैसे उसका गुस्सा बाध रहा था। उसने अभी के मुंह पर हाथ रख के कहा, चुप, एकदम चुप। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि कैसे तुम दोनों एक साथ दो जाते थे, वो भी खेलते खेलते। परी को परेशान करने में अभी को बहुत मजा आ रहा था। उसने मासूम बनकर कहा, परी तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमने जो पूछा मैं तो वही बता रहा हूँ। परी ने अभी को देखकर मन ही मन उसे कोसा और जी भर के गलियां। परी ने धीरे से अभी को कोसा, कमीना काहिका, बीवी के सामने कैसे उस चुड़ैल के बारे में बता रहा? रावण क्या का, कालिया, बागरबिला, बिलोटा, जबरा कही का। अपने लिए इतने अच्छे अच्छे नाम सुनकर अभी परी को गुस्से से देखने लगा, क्योंकि भले ही परी ने ये सब धीरे से कहा हो लेकिन अभी ने सब सुन लिया था। कंटिन्यू। क्या सच में मानव सालों पहले आर्मी में था? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे आर्मी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? और मानव क्यों आर्मी शब्द से इतनी नफरत करने लगा? आगे क्या होगा? परी और नोक झोंक में जानने के लिए बने रहे। अभी अपने लिए परी के मुंह से नए नए नाम सुनकर चिढ़ा हुआ था। तभी वार्ड में मोना आ गई। उसको देखते ही परी की आंखें छोटी हो गई। उसने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, आ गई अभी बाबू की मोना डार्लिंग। चुड़ैल कही कि हुह। मोना मुस्कुराते हुए अभी के पास गई और फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, अभी डार्लिंग तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब पिकनिक पर चलेंगे। इतना कहने के बाद वह अभी से बातें करने लगी और बीच बीच में हंसने लगी। परी उसे ऐसे हंसते देख चिढ़ते हुए बोली, ये मोना डार्लिंग कितना दांत दिखाकर हंस रही है, भगवान करे इसके सारे के सारे दांत टूट जाए और जमीन पर गिर जाए। वही अभी ने उसकी बात सुन ली थी। वह अपना मुंह दबाकर हंसने लगा। मोना उसके बालों पर हाथ घुमाते हुए बोली, अभी डार्लिंग तुम इतना क्यों हंस रहे हो? बोलो। अभी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं कुछ भी नहीं, वो तो बस ऐसे ही। इतना कह
उसने मोना का ध्यान भटकाते हुए कहा, वैसे मोना, आज तुम बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही हो। अपनी तारीफ सुनकर मोना खुश हो गई, फिर अगले ही पल वो शर्माने लगी। वहीं अभी को मोना की तारीफ करते सुन परी अपनी जलती निगाहों से उसे देखने लगी। जब उससे रहा नहीं गया तो वह उठी और अपनी गर्दन घुमाकर इधर-उधर कुछ ढूंढने लगी। जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो उसने पानी भरा जग उठाया और सारा पानी अभी के मुंह पर फेंक दिया। परी गुस्से और जलन में अभी के ऊपर चिल्लाई, अगर तुम्हें यह मोना डार्लिंग इतनी ही पसंद है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसी से कर लेते। जब देखो मोना डार्लिंग करते रहते हो। अगर अगली बार तुम्हारे मुंह से मैंने इसके लिए डार्लिंग शब्द सुना या फिर इस चुड़ैल के साथ हंसते हुए नजर आए तो मेरा यकीन मानो मिस्टर अभी सिंह, मैं तुम्हें इसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगी। अपनी भड़ास निकालने के बाद वह गुस्से में बोर्ड से चली गई। वही अभी और मोना अभी भी अपना मुंह फाड़े दरवाजे की तरफ देख रहे थे। अभी ने अपने मन में कहा, मैं तो बस उसे जला रहा था, लेकिन यह तो टाइम बम की तरह फट गई। वहीं दूसरी तरफ मोना के कारण कुणाल और अर्जुन की जिंदगी में भी आग लगी हुई थी। उन दोनों को ही उनकी बीवी ने मिलकर रूम से निकाल दिया था। दोनों अपना मुंह लटकाए हॉल के सोफे पर बैठे थे। अर्जुन ने अपना बाल नोचते हुए कहा, यार समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? इस मोना शब्द ने तो जिंदगी ही पलट कर रख दी है मेरी। हमें आज ना तो डिनर मिला है और ना ही रूम में घुसने को। कैसे उस सोना चुड़ैल ने मुझे मेरे रूम से धक्के मार कर निकाल दिया? कुणाल भी अपना सर दबाते हुए बोला, इस मोना शब्द से तो मुझे डर लगने लगा है। मेरी जिंदगी में पनौती बनकर आई है और पता नहीं इस कायरा को उसके नाम से क्या दिक्कत है। जब भी वह मुझे मोना के साथ देखती है तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाती है, एकदम भड़क जाती है। और आज तो हद हो गई। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मोना कितने खुले विचारों वाली है, पर पता नहीं उस कायरा को क्या हुआ, उसने मुझे रूम से निकाल दिया। अर्जुन अफसोस से बोला, कुछ नहीं हो सकता इनका, अब हम भूखे तो रह नहीं सकते। कुणाल, यार चलो किसी होटल चलते हैं, बहुत भूख लगी है। कुणाल ने भी हामी भरते हुए कहा, सही कहा तुमने। फिर दोनों होटल के लिए निकल गए। वही लिटिल अवनी के होटल जाकर खाना खाने की जिद करने पर मानव उसे उसी होटल लेकर आया था जहां कुणाल और अर्जुन आए थे। मानव ने एक प्राइवेट रूम बुक किया था। लिटिल अवनी अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, हब्बी नहीं खाना अब प्लीज। मानव उसे जबरदस्ती खाना खिलाते हुए बोला, बेबी मेरी जान, बस थोड़ा सा खा लो प्लीज हब्बी के लिए। लिटिल अवनी अपनी आंखों में आंसू लेके बोली, प्लीज हब्बी नहीं नहीं अब नहीं खाना। मानव परेशान होकर बोला, बेबी घर पर तो आपने जिद थी कि होटल जाकर खाना है, अब जब हम होटल आए हैं तो आप क्यों नहीं खा रहे हो खाना? क्या मैं दूसरा खाना मंगा दूं? ये अच्छा नहीं है। लिटिल अवनी मानव की शर्त को कसके पकड़ कर बोली, नहीं नहीं यह बहुत अच्छा है। पर लिटिल अवनी का मन नहीं कर रहा। लिटिल अवनी का सर दर्द हो रहा। हब्बी तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। वह भागते हुए वॉशरूम गई और सिंक में वोमिटिंग करने लगी। मानव घबराते हुए उसके पीछे भागते हुए गया। जब उसने देखा लिटिल अवनी वोमिटिंग कर रही है तो घबराहट के कारण उसके हाथ कांपने लगे। उसने लिटिल अवनी की पीठ सहलाते हुए घबराती हुई आवाज में पूछा, बेबी क्या हुआ, आप ठीक तो? अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई और अपनी आंखें बड़ी करके सामने देखने लगा क्योंकि लिटिल अवनी को खून की उल्टी हो रही थी। मानव एकदम से पैनिक करने लगा। उसने घबराते हुए कहा, यह क्या है? हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। इतना कहकर उसने लिटिल अवनी को मुंह साफ किया और उसे रूम से बाहर ले जाने लगा। अभी वह 2 कदम ही चला था कि लिटिल अवनी अचानक बेहोश हो गई। यह देख मानव डर गया। उसने लिटिल अवनी को गोद में उठाया और भागते हुए होटल के बाहर निकल गया। अर्जुन और कुणाल जो होटल के अंदर जा ही रहे थे उन्होंने मानव को देख लिया था। मानव को इतना परेशान देख वह लोग भी उसके पीछे चले गए। आधे घंटे बाद मानव घबराते हुए वार्ड के बाहर खड़े होकर चक्कर लगा रहा था। कुणाल और अर्जुन मानव को दिलासा दे रहे थे। तभी बोर्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर परेशान होकर बाहर निकले। उन्हें देखते ही मानव ने जल्दी से पूछा, डॉक्टर देसाई मेरी लिटिल अवनी कैसी है? डॉक्टर देसाई ने पहले मानव को देखा फिर अर्जुन और कुणाल को। उन्होंने दोबारा मानव को देखते हुए कहा, मानव मैंने तुमसे पहले भी कहा था लिटिल अवनी के साथ ऐसा होना नॉर्मल है क्योंकि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके शरीर में तरह तरह के ड्रग्स है जो उसे काफी वक्त तक दिया गया था। यह सब उसके साइड इफेक्ट्स है। मैं बस इतना कह सकता हूँ, उसका अच्छे ध्यान रखो, नहीं तो क्या पता उसकी जान भी जा सकती। उन्होंने
इतना ही कहा था कि मानव ने गुस्से में उनका कॉलर पकड़ लिया। वो गुस्से से चिल्लाया, शट अप! अगर आपने एक और शब्द कहा तो मैं आपको जान से मार दूंगा। उसका गुस्सा देख सब डर गए। कंटिन्यू। आखिर क्या मौत वाली है मानव की जिंदगी जानने के लिए बने रहे।